तो आप सभी बढ़िया होंगे। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाएं देखें, वो प्लेलिस्ट आप देखें, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट। आप जाएं उसको एकदम अच्छे से पढ़ें, कितना इंटरेस्टिंग तरीके से सारी चीजें खत्म हुई और आगे भी इसी तरह से आपकी खत्म होगी। सिलेबस के लिए परेशान मत होना, पूरा सिलेबस आपका खत्म होगा। एचएपी की 3 यूनिट हम पिछले वर्ष ही आपको पढ़ा चुके हैं। उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें, जहां पर मैं आपको यूनिट वाइज सभी लिंक सेंड कर दूंगा। सिलेबस चूंकि सेम है और जो एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो मैं आगे कवर कर दूंगा। अभी आप फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट यहां पर पढ़ने वाले हो। पूरा सिलेबस खत्म करूंगा आपके फर्स्ट ईयर का, आपके फर्स्ट सेमेस्टर का, जो पूरी आपकी जो भी आपका सिलेबस है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुई, फार्मास्यूटिक्स हुआ, एचएपी हुआ, सारी चीजें आपकी खत्म होंगी। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। चलिए देखते हैं यूनिट टू हम यहां से अब स्टार्ट कर रहे हैं, एसिड बेस एंड बफर। और जो दूसरा अपना पॉइंट होगा वो होगा डेंटल प्रोडक्ट। दो ही टॉपिक हैं इसमें। हम सबसे पहले यहां पर कवर करेंगे एसिड बेस एंड बफर के बारे में, आपको बताएंगे। आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर क्या है, आप समराइज तरीके से कैसे आपको एकेटीयू की कॉपी लिखनी है वो आपको जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं एक एक करके सारे पॉइंट। यहां पर क्या है, एसिड बेस एंड बफर आपका टॉपिक है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि ये चैनल आपको एकेटीयू की सभी लेटेस्ट न्यूज, आपका पूरा सिलेबस, सब कुछ आपका यहां पर कवर होने वाला। चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी। ठीक है, लुईस थ्योरी के हिसाब से आपका जो एसिड एंड बफर की डिफिनीशन है वो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जानिए। एसिड इज द मॉलिक्यूल आर आयन दैट एक्सेप्ट्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसिड वह मॉलिक्यूल है या आयन है जो कि एक्सेप्ट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एसिड क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और बेस क्या होता है, वो डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। एसिड कौन से होते हैं? H+, NH4+ यानी कि अमोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन, और उसके बाद आपका सोडियम आयन, क्यूप्रस आयन, एल्यूमिनियम। ये आपके क्या होते हैं? ये आपके होते हैं एसिड। और उसके अलावा OH-, Cl- यानी कि क्लोराइड आयन, साइनाइड आयन, ये सब आपके क्या होते हैं? बेस होते हैं। ये है लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपकी ये डिफिनीशन सेट होती है एसिड और बेस के लिए। ठीक है, हम यहाँ पर एसिड, बेस और बफर पढ़ने वाले हैं, ये तो आपको क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद जो दूसरी थ्योरी आती है। पहली थी लुईस थ्योरी, जिसमें हमने बात किया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर एसिड और बेस को डिफरेंशिएट किया। अब हम यहां पर लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी को पढ़ेंगे। लॉरी और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी जो आपकी आती है एसिड और बेस की, वो क्या बताती है? वो बताती है एसिड इज द सब्सटेंस व्हिच डोनेट प्रोटॉन। एसिड वह सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है? प्रोटॉन को डोनेट करता है। यानी कि इसमें अब क्या बात आ गई? प्रोटॉन के केस में। किसमें? आपका लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में। और लुईस में क्या था? आपका इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात हो रही है। यहां पर क्या है? प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर की बात हो रही है। तो यहां पर क्या है कि एसिड वह सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, और बेस वह है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल वायरल बायोलॉजी इन्फो पे सेंड कर दिया जाएगा। ये आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर सारे नोट्स, सारे न्यूज, सारे एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाते रहेंगे। चलिए देखते हैं, यहां पर आपका दिया भी गया है। जैसे कि यहां पर क्या है, ये आपका HA जो कि आप जान रहे हो एसिड है। उसके बाद यहां पर H2O यानी कि वाटर से आपका रिएक्ट कर रहा है। तो ये किस में टूट रहा है, किसमें आपका किसमें इसका ब्रेकडाउन हो रहा है? एसिड जो है वो कॉन्जुगेट बेस बनाता है। कब? जब उससे H+ अलग हो जाता है। जब एसिड से H+ अलग कर देंगे आप, एक H+ आप एसिड से अलग कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। जैसे हम आपसे कहें कि HCl है, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो आप क्या बताएंगे? क्लोराइड आयन क्या है? उसका कॉन्जुगेट बेस। जब आप उससे H+ को अलग कर देंगे तो कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। ये बहुत गहरी बात है, आप समझिए। एसिड से कॉन्जुगेट बेस यदि आप बना रहे हो तो इसका मतलब है वहां से एक H+ निकल गया है। और फिर यहां पर क्या है, जो H+ आपका निकलेगा वो वाटर से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बात आती है बेस की। बेस क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? आपका एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को। एसिड क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को। आप देख रहे हो एसिड यहां पर प्रोटॉन को डोनेट करके कॉन्जुगेट बेस बना ले रहा है।
और एसिड का यहां पर बेस का आपका क्या काम है, वो आपका एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को, ये है आपका बेस। और बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, जब वो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। वो क्या कह रहा था, आपका H प्लस को डोनेट करके कॉन्जुगेट बेस बना रहा था एसिड, और जब आपका बेस से कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है तो H प्लस एक्सेप्ट करा, जस्ट अपोजिट, एक याद रखो तो दूसरे का काम हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है। फिर चलिए आगे चलते हैं, ये तो बात हो गई एसिड और बेस की। अब एसिड और बेस के लिए हमने दो थ्योरी पढ़ ली, एसिड बेस में हम डिफरेंशिएट अब कर सकते हैं कि एसिड और बेस में क्या अंतर है। आगे बात आती है बफर की, बफर क्या होता है। सबसे पहले बात है कि बफर होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है। Buffer are defined as compound or mixture of compound that resist the pH upon the addition of small quantities of acid or alkali. Buffer has definite pH value. बफर वो होते हैं जो कि किसी भी कंपाउंड या फिर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड को रेसिस्ट करते हैं, उसके पीएच को बढ़ने से रोकते हैं। एसिड या एल्कली का आपका यानी कि एसिड या बेस के पीएच को क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं कि वो चेंज ना हो, और बफर के पास एक डेफिनेट पीएच वैल्यू होती है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब टाइप ऑफ बफर क्या होते हैं, टाइप यानी कि बफर के कितने टाइप होते हैं। अब बफर के दो टाइप होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। अभी मैं आपको बफर इक्वेशन भी बताऊंगा। चलिए सबसे पहले बात देखिए, आपको बफर की डिफिनीशन क्लियर हो गई है कि मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होगा जो कि रेसिस्ट कर रहा है पीएच को, और डेफिनिट पीएच होता है किसका, बफर का। आप डिफिनीशन में यही लिखेंगे। अब यहां पर बात आती है कि आपके बफर के टाइप की बात आती है। एसिडिक बफर कौन से होते हैं, एन एसिडिक बफर इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। यानी कि जो आपका एसिडिक बफर होगा वो क्या होगा, वो वीक एसिड और उसका साल्ट होगा विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कि एसिड होगा या कोई भी वीक एसिड होगा, उसका साल्ट होगा विथ स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसा कि आप जानते हो कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, ये हम एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं। एसिडिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है, और उसका जो साल्ट है वो क्या है, CH3COONA। आप H प्लस को अलग कर रहे हो, उसमें सोडियम आयन जोड़ रहे हो, वो क्या है, उसका साल्ट है। ये आपका वीक एसिड है, आप पिछली क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हो कि एसिटिक एसिड वीक एसिड है, वो क्या है, उसका साल्ट है, और उसके साल्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस जुड़ा हुआ हो तो वो क्या होता है, वो आपका होता है क्या, एसिडिक बफर। ये जो आपका Na है ये कहां से आया है, NaOH से आया है। आप समझिएगा, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जैसे कि आपने देख लिया वीक एसिड भी आपको दिख रहा है, उसका साल्ट भी दिख रहा है, लेकिन आप सोच रहे हो कि विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये कहां से आ गया। ये ऐसे आ गया कि जो ये Na है ये NaOH का पार्ट है। NaOH क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जो आपका सोडियम आयन जो कि आपका यहाँ की इससे जुड़ा हुआ है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है। ऐसे ही आप नीचे भी देख सकते हो। तो इस तरह से आप ये सारी चीजों को समझिए कि क्या है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर मतलब वीक एसिड, उसका साल्ट, और वो जो साल्ट उसका बन रहा है विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये आप समझिएगा, जो कि आपका इस Na का आपका पार्ट आके इससे जुड़ा है। ये हो गई एसिडिक बफर की बात। कितना सरल है, कितना अच्छा है कि आप चीजों को एकदम इजीली आप समझ पा रहे हो। ये नोट्स आपको मिल जाएगा, आपको बस चीजों को समझते हुए चलना है। चलिए आगे चलते हैं। बेसिक बफर क्या होता है। बेसिक बफर में अब वो क्या था, एसिडिक बफर था, तो वहां पर क्या हो रहा था, आपका वीक एसिड था। अब यहां पर बेसिक बफर है तो आपका वीक बेस हो जाएगा, बस वीक बेस और उसका साल्ट, और वो जो आपका साल्ट बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है। ठीक है, जो आपका साल्ट बन रहा है, जो यहां पर Cl है विथ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, आप क्या देख रहे हो यहां पर, ये आपका वीक बेस हो गया। उसके बाद इसका साल्ट NH4Cl है, और जो ये Cl है ये HCl से आया है, और यह Cl क्या होता है, वह एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। वहां पर क्या था, वीक एसिड हुआ करता था, किसमें, एसिडिक बफर में, और यहां पे वही वीक बेस हो गया बेसिक बफर में, उसका साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजीली आप सब कुछ समझ सकते हो। ये हो गया एसिड आपके बफर का टाइप, एसिडिक और बेसिक बफर। आगे आता है बफर इक्वेशन। बफर इक्वेशन क्या होता है, बहुत यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझिएगा, ये आपका एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। बफर इक्वेशन आपका पूछ सकता है।
देखिएगा यहाँ पर आपका आ सकता है कि बफर के बारे में आप लिखिए डेफिनेशन ऑफ बफर एंड इट्स टाइप विथ बफर इक्वेशन। ठीक है, ये चीज आपका आ सकता है, तो आप इसको एकदम अच्छे से पढ़िएगा। देखिए आप यहाँ पर द बफर इक्वेशन इज आल्सो नोन एज हेंडरसन-हेसलबैक इक्वेशन। अब आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बफर इक्वेशन किस नाम से जानी जाती है। द बफर इक्वेशन इज आल्सो नोन एज, ऐसे करके दे दिया जाएगा, आपको पता ही नहीं है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आपका जो बफर इक्वेशन है उसको हम हेंडरसन-हेसलबैक इक्वेशन भी कहते हैं। देखिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन आप कहीं पर लिख लिख के पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप इसी लॉन्ग क्वेश्चन को एलैबोरेट करके पढ़ें, इसी से छोटे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, आपको लगता है कि 6 लाइन लिखी गई है, मैं रीड कर लूंगा, 4 लाइन तो लिख ही दूंगा बड़े में, लेकिन छोटा क्वेश्चन भी तो इंपॉर्टेंट है। और उससे क्या है, एग्जामिनर का ध्यान जाता है आपकी कॉपी पे कि ये बच्चा पढ़ा हुआ है, 10 क्वेश्चन आ रहा है 2 नंबर का, इसने 6-7 सही किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही किया, मतलब ये पढ़ा हुआ है। ये चीज आप समझिए, बाकी कोशिश करिए कि 10 में से 10 सही करिए, लेकिन जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो कितना भी टफ पेपर बन जाएगा, 6 से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आप निकाल ले जाओगे। 1-2 क्वेश्चन ही होंगे जो आपसे फंसेंगे, जो कि नए बन जाते हैं कभी कभी। तो यहां पर आपने देखा बफर इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, हेंडरसन-हेसलबैक इक्वेशन। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट पीएच ऑफ अ बफर। हम क्या करते हैं, बफर इक्वेशन का क्या यूज है, हम पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। नॉन कंसंट्रेशन आर टू मेक बफर सॉल्यूशन ऑफ नॉन पीएच। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 2 सेपरेट इक्वेशन आर ऑब्टेन्ड फॉर ईच टाइप ऑफ बफर, एसिडिक एंड बेसिक पीएच ऑफ एसिडिक बफर। 2 सेपरेट इक्वेशन बनते हैं जो कि आपके दोनों टाइप के, जो कि आपके बफर होते हैं एसिडिक और बेसिक, उनके पीएच को हम क्या करते हैं, उन्हीं के पीएच को जानने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का यूज करते हैं। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। ये है आपका बफर इक्वेशन। बफर इक्वेशन आप देख रहे हो, ये है आपका एसिड के लिए। जो आपका एसिड के लिए आपका होता है बफर इक्वेशन, वो क्या होता है, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। ये किसके लिए है, ये है आपका pH ऑफ एन एसिडिक बफर। ठीक है, pH ऑफ एन एसिडिक बफर। और ये आपका नीचे वाला क्या है, pOH ऑफ एन एल्कलाइन बफर। आप जानते हो एसिड के लिए pH होता है और एल्कलाइन के लिए यानी कि बेस के लिए pOH होता है। तो यहां पर क्या है कि pH का आपका जो इक्वेशन है, बफर इक्वेशन है, वो है आपका pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। क्योंकि आपने अभी डिफिनीशन में देखा था कि वहां पर हम क्या कर रहे थे, वीक एसिड से क्या बना रहे थे, कॉन्जुगेट बेस बना रहे थे। और आपका जो एल्कलाइन है यानी कि pOH है, वो आपका क्या है, pOH इक्वल टू pKb प्लस A फॉर एसिड B फॉर बेस। तो ये क्या है, ये आपका बेस के लिए है, तो pOH इक्वल टू pKb प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड अपॉन वीक बेस। ये हो गया आपका इक्वेशन किसका, एसिडिक बफर के लिए, बेसिक बफर के लिए बफर इक्वेशन। बफर इक्वेशन को हम और क्या बोलते हैं, हेंडरसन-हेसलबैक इक्वेशन। ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। व्हेयर pKa एंड pKb आर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस रेस्पेक्टिवली। जो pKa है वो भी क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। pKb जो वैल्यू है आपकी, वो भी आपकी डिसोसिएशन कांस्टेंट है फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि pKa क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, pKb क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो आपका अगला पॉइंट है वो है आपका बफर कैपेसिटी क्या होती है। बफर कैपेसिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड टू चेंज द pH ऑफ 1000 ml ऑफ बफर सॉल्यूशन बाय 1 यूनिट। यानी कि बफर कैपेसिटी क्या है, मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मोल जो कि रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, pH को चेंज करने के लिए, किसके, 1000 ml ऑफ बफर सॉल्यूशन बाय 1 यूनिट के लिए। ठीक है, लार्जर द बफर कैपेसिटी बेटर इज बफर। यदि जो है बफर कैपेसिटी आपकी लार्जर है तो यानी कि जो आपका बफर है वो अच्छा बफर है, और बिकॉज इट कैन एकोमोडेट मोर एसिड और बेस विदाउट अल्टरिंग द pH सिग्निफिकेंटली।
ये हो गई आपकी बफर कैपेसिटी की बात। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट है, अगला आपका पॉइंट यहां पर क्या आता है, बफर्स इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम। हम कुछ भी पढ़ रहे हैं वो हम आपको ऐसा आप समझिएगा कि फार्मास्यूटिकल सिस्टम में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एप्लीकेशन है, क्योंकि हम यहां पर फार्मेसी के सिलेबस को पढ़ते हैं किसी भी तरह से, तो हम घोर घुमा के जो भी बात आ रही सब आपके फार्मास्यूटिकल सिस्टम के लिए आ रहे। तो अब वही है कि बफर इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम, क्योंकि हमारे लिए अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्या है वो आपका, बफर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट। बफर जो आपके फार्मास्यूटिकल सिस्टम में यूज किए जाते हैं उनको दो टाइप में हम लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। स्टैंडर्ड बफर सिस्टम, स्टैंडर्ड बफर सिस्टम क्या होता है, दीज प्रोवाइड अ सॉल्यूशन हैविंग पीएच एंड दीज आर यूज फॉर एनालिटिकल पर्पज। जो आपका स्टैंडर्ड बफर सिस्टम है वो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक पीएच का, जो कि आपका एनालिटिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है एक्चुअल। एक्चुअल मतलब जो एक्चुअली में हमारे पास होता है, जो हम लोग फार्मेशन कर रहे हैं, जो हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो वो यहां पर क्या दिया गया है, दीज आर डिजाइन टू मेंटेन द पीएच लिमिट इन ड्रग। ये डिजाइन किए जाते हैं मेंटेन करने के लिए पीएच लिमिट इन ड्रग्स। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, अगली चीज आती है आपकी, वो है पीएच की कुछ रेंज आपकी दी गई है। फॉर मोस्ट पार्ट देयर आर 5 प्राइमरी सॉल्यूशन व्हिच कवर द रेंज 1.2 टू 10। ये आपकी पीएच रेंज है जो कि 5 प्राइमरी सॉल्यूशन के लिए है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, याद करना होगा। एक्चुअल फार्मास्यूटिकल बफर की आपके पीएच है यहां पर दिया गया। देखिए क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो बफर है उसका पीएच क्या होगा, 1.2 टू 2.2। एसिडिक थैलेट का जो आपका बफर है वो है 1.2 टू 4.0। न्यूट्रलाइज थैलेट का जो आपका बफर होगा वो आपका होगा 4.2 टू 5.8, इसका जो पीएच होगा। उसके बाद यहां पर फास्फेट का जो बफर होगा उसका जो पीएच होगा 5.8 टू 8। एल्कलाइन बोरेट का जो बफर होगा उसका जो पीएच होगा वो होगा 8 टू 10। इसका आपको ध्यान में रखना है। ये हो गई बात फार्मास्यूटिकल बफर की। इसमें और कुछ पॉइंट आपके दिए गए हैं, वो भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखिए लिखने के लिए जब 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको सारी चीजें लिखना है, परेशान नहीं होना है। नोट्स आपको जाएगा, इजी से इजी नोट्स हर सब्जेक्ट का देने वाला हूं, और ये भी आपको जैसे ही यूनिट समाप्त होती है ये भी नोट्स आपको मिलेगा, तो बिल्कुल परेशान होना ही नहीं है। देखिए आप, among the above buffer, phosphate buffer system has advantage. It contain monohydrogen and dihydrogen phosphate, one of the physiological buffer normally found in the body. फास्फेट बफर सिस्टम हैज बीन मॉडिफाई बाय एडिंग NaCl। जो आपका फास्फेट बफर है उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें ऐड करके NaCl टू मेक इट्स आइसोटोनिक विथ फिजियोलॉजिकल फ्लूइड नोन एज सोरेनसन्स फास्फेट बफर। आपको आइसोटोनिक के बारे में पता होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनका क्या होता है, कंसंट्रेशन सेम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। बॉडी फ्लूइड के साथ किसी का कंसंट्रेशन सेम है, जैसे कि बॉडी फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन जितना है उतना ही क्या है आपके सेल का है। सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो भी सेम है, सेल के बाहर यानी कि ब्लड का जो कंसंट्रेशन है वो भी सेम है, तो हम उस कंडीशन को आइसोटोनिसिटी बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका आता है बोरेट बफर सिस्टम एंड दियर पीएच रेंज आर एज फॉलोज। तो ये क्या है आपका, फेल्समैन का जो आपका पीएच दिया गया है बोरेट बफर सिस्टम में, वो आपका क्या है, इस पीएच रेंज को आपको ध्यान में रखना है। ये पीएच रेंज आपसे पूछी जा सकती है और बड़े क्वेश्चन में आप लिखोगे तो आपकी कॉपियां भी भर रही हैं, और इंपॉर्टेंट चीज है तो आपको लिखना ही लिखना है। तो ऐसा ना सोचो कि पीएच है तो नहीं याद करूंगा, सब इंपॉर्टेंट है, A to Z सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा बहुत शार्ट नोट है, सारी जरूरी बातें हैं इसमें। तो फेल्समैन का जो आपका पीएच है वो किसके बीच में लाई करता है, 7 टू 8.2, और एल्केन्स पैंटिन का जो आपका पीएच है वो आपका 7.6 टू 11 के बीच में। बोरेट बफर सिस्टम एंड देयर पीएच रेंज इस तरह से है आपकी। तो इसमें क्या है, एल्केन्स का आपका जो है पैंटिन का जो आपका पीएच रेंज है 7.6 टू 11। जीफॉर्ड्स का जो आपका पीएच है वो है आपका कितना है, 6 टू 7.8। बोरेट बफर सिस्टम इज सुइटेबल फॉर ऑप्थेल्मिक एंड नजल प्रिपरेशन। जो आपका बोरेट बफर सिस्टम है वो किसके लिए सुइटेबल है, ऑप्थेल्मिक
ऑप्थेल्मिक का मतलब क्या होता है, आंखों के जो ड्रॉप वगैरह होते हैं उनमें, नजल के लिए जो आपके होते हैं, आपकी ड्रॉप वगैरह आती हैं उनके प्रिपरेशन में, ऑप्थेल्मिक एंड नजल प्रिपरेशन के लिए हम बोरेड बफर सिस्टम का यूज करते हैं। ऑप्थेल्मिक का मतलब क्या है, जो ड्रॉप वगैरह आप यूज करते हो आंखों के लिए अपने, ठीक है। ये बात हो गई बोरेड बफर सिस्टम की। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बोरेड बफर सिस्टम किसके लिए सुइटेबल है, तो आप ऑप्थेल्मिक एंड नजल प्रिपरेशन वहां पर लिख के आओगे, ठीक। 2 नंबर बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से आप पा जाओगे। अब बात आती है प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। आपके बफर सॉल्यूशन का क्या है, प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर। सबसे पहले बात आती है प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर में क्या करना होगा आपको, एसिडिक बफर को बनाने के लिए फाइंड आउट पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन का आप पीएच फाइंड आउट करोगे, सेलेक्ट एन एसिड हुज पीके वैल्यू इज क्लोज टू डिजायर्ड पीएच। उसके बाद क्या होगा, पहले आप एसिडिक सॉल्यूशन को, आप उसके पीएच को फाइंड आउट कर रहे हो, एसिडिक बफर आप बना रहे हो, ठीक है। उसमें क्या है, देखिए प्रिपरेशन ऑफ बफर आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन भी आपसे पूछा जाएगा, तो आपके पास क्या होगा, वहां पर 7 नंबर में ये क्वेश्चन भी आपसे आएगा। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन छोटे होते हैं लेकिन नंबर सटीक मिलता है। 1 से 1.5 पेज में, 2 पेज में 7 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा नंबर आपको देके जाएगा, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट क्या है, एचएपी वगैरह में आप 7 नंबर क्वेश्चन को 3 पेज 4 पेज लिख रहे हो, लेकिन इसमें क्या है 1 से 1.5 पेज, 2 पेज में बहुत ज्यादा से ज्यादा 2 पेज, इतने में इनऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन समाप्त हो जाता है और आपको पूरा नंबर देके जाता है यदि आपने अच्छे से लिखा हुआ है तो, और इजी है, आप समझिएगा। Find out pH of acidic solution. Select an acid whose pK value is close to desired pH. Calculate the ratio of salt to acid using Henderson-Hasselbalch equation. आपको क्या करना है, रेशियो ऑफ साल्ट को क्या करना है, एसिड के साथ क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना है हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन से। जैसा कि आप जानते हो एसिड के लिए ये ही होता है, तो आपको ये इक्वेशन याद रखना है। एसिड के लिए क्या होता है, बेस के लिए क्या होता है, इक्वेशन आपको क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या चीज आती है, द डिजायर्ड पीएच में भी, ये मैंने अभी आपको बताया था कि एसिड के लिए यहां पर पीके हो जाता है, लॉग हो जाता है, ऊपर कॉन्जुगेट बेस, नीचे वीक एसिड, अभी ऊपर चर्चा हुई थी। तो आपको एक इक्वेशन याद कर लेना है, the solution of desired pH may be prepared by mixing salt and acid in the ratio as calculated by Henderson-Hasselbalch equation and dissolved in 1000 ml of, for example, prepare a buffer solution of pH 5.01। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर। अब बात आती है एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में क्या चीज दिया गया है, द सुइटेबल एसिड फॉर पीएच इज एसिटिक एसिड। ठीक है, सुइटेबल एसिड जो होता है दिस पीएच में, वो क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है, आपको पता है। हुज पीके वैल्यू इज 4.55 एट 25 डिग्री सेल्सियस। हम रूम टेम्परेचर पे ही सारी चीजों को मेजर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ साल्ट टू एसिड यूजिंग हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन। हम कैलकुलेट करते हैं रेशियो ऑफ साल्ट टू एसिड, तो यूज करते हैं उसमें क्या, हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन, यानी कि बफर इक्वेशन का हम यूज करते हैं। उसी का नाम ही है, आपके बफर इक्वेशन का दूसरा नाम है हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एसिड के लिए जो आपका इक्वेशन है वो आप जानते ही हो, पीएच होता है, पीके होता है, लॉग होता है, यहाँ पर सॉल्ट मतलब वही आपका कॉन्जुगेट बेस, और यहाँ पर नीचे एसिड आ जाता है। इस तरह से आप यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे, पीएच आपका ये है, उसके बाद यहाँ पर पीके वैल्यू आपकी ये है, और उसके बाद आपको सॉल्ट अपॉन एसिड, इस तरह से ये इक्वेशन रख देना होगा। आप इसको जब इस साइड लेकर आएंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू ये आ जाएगी। और सॉल्ट अपॉन एसिड जब आप लॉग को इधर लेके जाओगे तो लॉग 0.46 की जो वैल्यू है वो 2.88 होगी। लॉग की वैल्यू आपको एग्जाम में दी गई होगी। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको बस पीएच को माइनस करना और बफर इक्वेशन को याद करना। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आप लॉग की भी वैल्यू जरूर याद कर ले, नहीं देगा एग्जाम पेपर में तो आप क्या ही कर लेंगे। तो थोड़ी बहुत लॉग की वैल्यू भी आप रट लीजिए। बाकी ये आपका एक क्वेश्चन था जिसका मैंने आपको भी दिखाया कि पीएच वैल्यू इसकी ये थी, पीके वैल्यू 4.55 थी, और उसके बाद हमने इसको, ये आपको इक्वेशन पता ही था, आपने क्या किया, इस पीके को पीएच से माइनस कर दिया जब आप इसको इधर लेके गए, और यहाँ पर आपको साल्ट अपॉन एसिड की जो वैल्यू थी वो आपने कैलकुलेट कर लिया, साल्ट टू एसिड की जो आपने वैल्यू थी।
ये आप बहुत इजी है और ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये जान लीजिए। कठिन क्वेश्चन बनेगा तो न्यूमेरिकल आएगा, अगर कठिन पेपर बनता है तो ऐसे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, हैरानी नहीं होनी चाहिए। और पूरा नंबर देखे जाते हैं क्योंकि यहां पर गलती के चांस क्या है, स्टूडेंट के कम होते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस, एग्जाम के एक दिन पहले यदि आपको पढ़ने का मौका मिलता है तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आएंगे तो पूरे नंबर देके जाएंगे। द सॉल्यूशन ऑफ pH 5.01 may be prepared by mixing salt sodium acetate and the acetic acid in the preparation of 2.9:1। ये आपने जान लिया, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो ये बात हो गई आपकी प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर की। अब बात आती है प्रिपरेशन ऑफ बेसिक बफर। अब आप देखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर में आप क्या फाइंड आउट कर रहे थे, पीएच वैल्यू। यहां पर क्या फाइंड आउट करोगे, पीओएच वैल्यू। फिर आप क्या करोगे, सिलेक्ट एंड बेस, आप एक बेस को सिलेक्ट करोगे जिसकी पीकेबी वैल्यू क्या है, क्लोज टू डिजायर्ड पीओएच, जिसकी भी पीकेबी वैल्यू क्या होगी, डिजायर्ड पीओएच की क्या होगी, क्लोज होगी। फिर आप क्या करोगे, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सॉल्ट टू बेस यूजिंग हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन। सेम एज ऊपर वाले की तरह होगा जैसा आपने एसिडिक बफर को कैलकुलेट किया था, बस यहां पर पीओएच वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो। यहां पर क्या, वहां पीके वैल्यू क्लोज थी पीएच के, यहां पर पीकेबी वैल्यू आपकी क्या है, क्लोज टू डिजायर्ड पीओएच होना चाहिए। बस देखिए, बस छोटी छोटी बातें आप ऐसे दिमाग में से, आंख आपकी बंद हो रात में तो ये ख्याल आपके पास होने चाहिए, एसिडिक बफर और बेसिक बफर के प्रिपरेशन में क्या अंतर थे। जब आप इस तरह से इस लेवल की जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी, ये आप ध्यान दीजिए। बाकी सब कुछ सेम है, हमको हमेशा इक्वेशन हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन ही यूज करना है, जो कि आपका बफर इक्वेशन है। जब बफर के लिए करें तो बफर इक्वेशन ही यूज करते हैं। ये देखिए, ये है आपका इक्वेशन और उसी सेम तरीके से आपका क्या करेंगे, आप इसको एकदम अच्छे से सारी चीजें, यहां पर आपका कंजुगेट एसिड होता है, सॉरी कंजुगेट एसिड होता है, ये आप देखिए यहां पर दिया गया है, देखिए ऊपर हो गया है, यहां पर क्या होगा, कंजुगेट एसिड हो जाएगा। ये आपकी ऊपर छूट गई है ऊपर वाले पेज में, तो कंजुगेट एसिड हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बिग बेस। थोड़ा सा मुझसे भी गलती हुई फ्लो में, तो आपसे गलती ना हो, ठीक है। ऊपर दिया गया आप देख सकते हो, जब आपको पीडीएफ सेंड किया जाएगा तो आप उसको नीचे ले आइएगा, काट के आप नीचे कर सकते हो, बाकी वो आपका सेट हो जाएगा पीडीएफ में, ठीक है। तो यहाँ पर पीओएच की आपका एक इक्वेशन है, आपका हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन, आप ठीक उसी तरह से इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपको बताया गया, आपको पीओएच वैल्यू दी गई होगी, पीकेबी वैल्यू आपको पता होगी, आप इधर क्या करेंगे, इसको ले जाके माइनस कर देंगे और उसके बाद इसका लॉग निकाल लेंगे, आपका कंजुगेट एसिड अपान बिग बेस का रेशियो जो है आपको वो प्राप्त हो जाएगा। अब बात आती है आइसोटोनिसिटी, जो कि ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज बॉडी फ्लूइड आर कॉल्ड आइसोटोनिक विथ बॉडी फ्लूइड, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वो सेम है आपका बॉडी के सेल्स का और बॉडी के फ्लूइड का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक विथ बॉडी फ्लूइड। यहां पर आप देख सकते हो 0.9% NaCl or 5% dextrose aqueous solution is called isotonic और आइसोऑस्मोटिक। जो आपका 0.9% NaCl का या फिर आपका 5% डेक्सट्रोज एक्वस सॉल्यूशन है, उसको हम आइसोटोनिक या फिर आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ये हो गई बात आइसोटोनिसिटी की। मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी, यहां पर आप देखिएगा होमोलिटिक मेथड होता है। आइसोटोनिसिटी वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द होमोलिटिक मेथड इन व्हिच द इफेक्ट ऑफ वेरियस सॉल्यूशन ऑफ ड्रग इज ऑब्जर्व्ड बाय प्लेसिंग द रेड ब्लड सेल इन द सॉल्यूशन। आइसोटोनिसिटी की वैल्यू हम कैसे यहां पर कैलकुलेट करते हैं, होम्योलिटिक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन या फिर ड्रग में हम प्लेस करते हैं अपनी आरबीसीज को और वहां से हम जान लेते हैं कि क्या है आइसोटोनिसिटी की वैल्यू। अगला पॉइंट आता है, इन दिस मेथड आरबीसी आर सस्पेंडेड, यानी कि रेड ब्लड सेल आर सस्पेंडेड इन वेरियस सॉल्यूशन एंड अपीयरेंस ऑफ रेड ब्लड सेल इज ऑब्जर्व्ड बाय swallowing, वर्स्टिंग, श्रिंकिंग एंड रिंकलिंग। आपकी वहां पर जब आप आरबीसीज को उन सॉल्यूशन में डालोगे तो वहां पर या तो वो स्वेल कर दे जाएंगी या फिर बस्ट हो जाएंगी, यानी कि फट जाएंगी, या फिर श्रिंक कर जाएंगी, या फिर रिंकलिंग हो जाएगा, यानी कि चुचुक जाएंगी, ठीक है। आप ऐसे कहोगे दब जाएंगी, बिल्कुल ऐसा समझिएगा। चलिए, ये अवधि मैंने आपको बताया। अब क्या भाई, इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन द सेल डू नॉट चेंज दियर मार्फोलॉजी, या फिर आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब आप अपनी सेल को डाल रहे हो वहां पर हो सकता है उनकी मार्फोलॉजी में कोई चेंज ना हो। आइसोटोनिक वैल्यू
कैन बी डिटरमाइंड फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। जो आइसोटोनिसिटी वैल्यू है वो डिटरमाइन की जाती है किससे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन से। फॉर दिस पर्पज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन प्रॉपर्टीज मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड। फिर उसके बाद क्या है, अगला पॉइंट आपका आता है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 0.0 degree Celsius when any substance as NaCl is added to it, the freezing point of water decreases। तो क्या होगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ ब्लड इज निगेटिव में होता है। जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड है वो क्या है, निगेटिव में। जैसे आपने वाटर क्या है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जमना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड है वो आपका माइनस में होता है 0.52 डिग्री सेल्सियस। हेंस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ ड्रग सॉल्यूशन मस्ट बी निगेटिव में, ये भी आपकी कितना होना चाहिए, उसके इक्वल ही होना चाहिए, नेगेटिव 0.52 होनी चाहिए डिग्री सेल्सियस आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड का, और आपके जो ड्रग आप दे रहे हो ड्रग सॉल्यूशन उसका पीएच इक्वल होना चाहिए। द सॉल्यूशन सोज एन ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू ब्लड। जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए, ब्लड के बराबर होना चाहिए, तभी आप उसको दें ब्लड को। नहीं तो पता लगे कि जो आपकी आरबीसीज हैं, जो आप यहां पर इंजेक्ट कर रहे हो, कोई भी दवा अपने आप वेन में इंजेक्ट कर रहे हो, उसका जो वहां पर क्या है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पता लगा ज्यादा है और जो आपकी आरबीसीज हैं उनका कम है, तो वो क्या हो जाएगा, वो बस्ट कर सकती हैं, किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। इन सब चीजों का ख्याल रखा जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद का जो आपका पॉइंट आता है, इसके बाद थोड़ा सा बचा भी है, ज्यादा बचा भी नहीं है, इसको हम खत्म करते हैं और इसके बाद आपको यहां से चीजों को एकदम अच्छे से देखना है। देखिए कैलकुलेशन एंड मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी। अब हम आइसोटोनिसिटी को कैसे एडजस्ट करेंगे, देखिए आपके यहां पर दिए गए हैं दो मेथड। क्लास 1 मेथड, NaCl और सम अदर सब्सटेंस इज एडेड टू द सॉल्यूशन और ड्रग टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन नेगेटिव 0.52, ठीक है, माइनस 0.52 डिग्री सेल्सियस एंड दस मेक द सॉल्यूशन आइसोटोनिक। वाइट विंसेंट मेथड होता है आपका। दिस मेथड इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पर क्लास 1 मेथड में हमने क्या किया, NaCl को ऐड करते हैं आपके इसको बैलेंस करने के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट जिससे बैलेंस हो जाए, और जो कि आपका यहाँ पर क्या होता है, ड्रग की आइसोटोनिसिटी आपसे आपके आरबीसी से या फिर जो भी सोल्यूशन है आप उससे बराबर रख सकें, ठीक है। वाइट विंसेंट मेथड क्या होता है, दिस मेथड इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ वाटर टू गिवन अमाउंट ऑफ ड्रग टू इनटेक आइसोटोनिक सॉल्यूशन फॉलोड बाय एडिशन ऑफ सम अदर आइसोटोनिक सॉल्यूशन 0.9 डिग्री सेल 9% NaCl to make final volume. The volume of water should be added in given amount of drug to make the isotonic solution is calculated by formula V equal to W into E into 111.1। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है किसको कैलकुलेट करने के लिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए। ये आपका फार्मूला है उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। जहां पर भी आपकी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू मेक आइसोटोनिक सॉल्यूशन। डब्ल्यू आपका क्या है, वो है गिवन वेट ऑफ ड्रग इन ग्राम। ई आपका क्या है, NaCl इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ ड्रग। ये आपका पूछा जा सकता है कहीं पर, मान लीजिए वैल्यू आपकी दी गई हो तो आप इसको कैलकुलेट करके भी बता सकते हो। वैसे आता नहीं है इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन आप बता सकते हो और लिखोगे तो और अच्छा लगेगा जब आप आइसोटोनिक के पार्ट में इसको लिखोगे। अब यहां पर बात आती है स्टेबिलिटी ऑफ बफर की। बफर की कैसे आप स्टेबिलिटी को चेक करोगे, तो यहां पर आप देख सकते हो द टिपिकल सेल्फ लाइफ ऑफ कमर्शियल बफर इज 2 ईयर अनओपन एंड 3 to 6 मंथ फॉर ओपन। जो आपका टिपिकल सेल लाइफ है आपके कमर्शियल बफर की वो 2 साल होती है यदि वो ओपन ना किया जाए, उसको बंद करके रखा जाए, और 3 से 6 महीने होती है जब वो ओपन हो। हाउएवर दिस इज नॉट वैलिड फॉर एल्कलाइन बफर हैविंग pH 10 और हाइयर, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है एल्कलाइन सॉल्यूशन विल चेंज देयर pH नोटिसेबली when they come into contact with CO2 in air। एल्कलाइन सॉल्यूशन जो है वो चेंज हो जाता है अगर जो उसका pH है वो क्या है, when they come into contact with CO2 in air। जब वो CO2 के साथ आ जाते हैं, जो आपका एल्कलाइन सॉल्यूशन है उसका pH चेंज हो जाता है। इसीलिए यदि आप ओपन करके बफर को रखते हो तो उसकी लाइफ कम होती है, वो जल्दी खराब हो जाता है। द टिपिकल सेल्फ लाइफ फॉर एल्कलाइन बफर इन
इज 1 मंथ इन ओपन। जो आपका टिपिकल सेल्फ लाइफ है फॉर एल्कलाइन बफर के लिए वो आपका सिर्फ 1 ही महीने है। ओपनली जब आप रख रहे हो तो 1 ही महीने चलता है एल्कलाइन बफर। पर क्या है कि आपका जो अगला पॉइंट होगा वो होगा मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या पढ़ा, एसिडिक एंड बेसिक बफर। बफर के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बताई, बफर का एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल में मैंने आपको बताया, बहुत सारे पॉइंट पर चर्चा हुई, आइसोटोनिसिटी पर चर्चा हुई। ये नोट्स आपको यूनिट समाप्त होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कमेंट करके वीडियो का फीडबैक आप जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।